नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति राजवंश के बारे में। पुष्यभूति वंश कहिए चाहे वर्धन वंश कहिए, एक ही बात है। इसका संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था। पुष्यभूति थे, इस आगे वाले जनरेशन में वर्धन लगते चला गया, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, वर्धन वंश। इसमें संस्थापक के बारे में और एक दो शासकों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। मेनली हम लोग को पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वंश का संस्थापक कौन था भाई? इस वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वर्धन वंश या पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। अब देखिए, पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासन किस एरिया में चलता था? भारत के मैप से हम लोग देख लेते हैं कि इनका शासन कहां था। शासन देखेंगे इनका तो ये इस एरिया में हरियाणा वाले क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर, थानेश्वर को इन लोगों ने पहली बार राजधानी बनाया था। तो अगर पूछा जाएगा कि वर्धन वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर। ये यहां से इन लोगों ने शासन करना शुरू किया था, थानेश्वर से, और यहां से शासन करते करते ये आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, संस्थापक तो ये थे पुष्यभूति, लेकिन ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। इनका एक पुत्र आता है जिसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। इनका एक पुत्र आता है जिसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इनका पुत्र कौन था भाई? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पहला शक्तिशाली शासक होगा किस वंश का? वर्धन वंश का। वर्धन वंश का पहला शक्तिशाली शासक कौन होगा भाई? प्रभाकर वर्धन होगा। ये अपने साम्राज्य को अच्छे से संगठित करेगा और आगे की ओर बढ़ाएगा। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हुए। इसमें 2 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, लड़की थी। तो देखिए, प्रभाकर वर्धन के 3 लड़के हुए। एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। जो पुत्री हुई थी, लड़की थी जो, उसका नाम था राजश्री। राजश्री। और एक और लड़का था जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो देखिए, संस्थापक थे पुष्यभूति। उसके बाद कौन आए? प्रभाकर वर्धन आए। और प्रभाकर वर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हुए, जिसमें से 2 पुत्र और एक पुत्री थी। इसमें राज्यवर्धन हुआ, राजश्री और हर्षवर्धन। अब देखिए, थोड़ा सा इस एरिया पर गौर करेंगे आप। इस एरिया में देखेंगे, देखिए यहां पर एक जगह है, इसको हम लोग कहते हैं कनौज। यहाँ पे एक जगह है कनौज, यूपी में। इस एरिया में के से सूचित कर रहा हूं मैं, कनौज। कनौज के नीचे यहां पर पड़ता है मालवा। ये मालवा का क्षेत्र है। और यहां पड़ता है बंगाल के एरिया में, यहां पर गौड़, गौड़ प्रदेश पड़ता है। गौड़ को हम लोग बंगाल बोलते हैं। बंगाल का पुराना नाम क्या था? गौड़ था भाई। तो ये हमारा कनौज हो गया, ये मालवा हो गया, ये गौड़ हो गया। इन्हीं 3 जगह के बारे में हम लोग को जानना है अच्छे से। अब देखिए, यहां का जो शासक था उस समय, कनौज का शासक था, इसका नाम था, कनौज का जो शासक था इसका नाम था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन। कनौज का शासक था ग्रहवर्मन। यहां का शासक था मालवा का शासक, इसका नाम था देवभूति। देवभूति नाम था। और गौड़ का जो शासक था इसका नाम था शशांक। शशांक। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, कनौज में शासन किसका चल रहा है भाई? तो ये चल रहा है पुष्यभूति वर्धन का, यानी कि पुष्यभूति का चल रहा है। उसके बाद कनौज में किसका शासन है? ग्रहवर्मन का है। मालवा में देवभूति का है। और गौड़ प्रदेश में यानी कि बंगाल में किसका शासन है? तो शशांक का है। अब यहां से इन लोगों ने अपना विस्तार करना शुरू किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो इन्होंने, जो प्रभाकर वर्धन है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी, जो राजश्री है, अपनी बेटी की शादी कनौज के राजा ग्रहवर्मन से करा दिया। मतलब यहां से राजश्री की जो शादी हुई वो किससे हो गई भाई? कनौज के राजा ग्रहवर्मन से। लेकिन देवभूति जो था, देवभूति, ये चाहता था कि हम कनौज पे आक्रमण करके कनौज को अपने अंडर में कर ले। देवभूति आक्रमण करना चाहता था किस पे? कनौज पे, और उसको अपने अंडर में लेना चाहता था। तो इसने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद इसने, मालवा का जो शासक है, इसने आक्रमण कर दिया किस पे? इसने आक्रमण कर दिया कनौज के राजा जो थे ग्रहवर्मन, उन पर। और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन की हत्या करके
और जो इनकी बेटी थी राजश्री उनको कैद कर लिया। जब इसने कैद कर लिया तो यहां पर राज्यवर्धन ने इसका बदला ले लिया। राज्यवर्धन ने क्या किया, राज्यवर्धन उठा और इसने मार दिया किसको, इसने मार दिया देवभूति को, देवभूति की हत्या कर दी। अब देवभूति का संबंध शशांक से था, मतलब देवभूति का दोस्त था। देवभूति का दोस्त कौन था भाई, शशांक। ये उठा और ये किसको मार दिया भाई, ये मार दिया राज्यवर्धन को, ये मार दिया राज्यवर्धन को। मतलब इन लोगों की लड़ाई आप थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। देखिए शादी राजश्री की किससे होती है, ग्रहवर्मन से होती है। ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था, कनौज का। मालवा का शासक था देवभूति। देवभूति चाहता था कि हम कनौज पे शासन करें, लेकिन वहां पे तो इनकी शादी हो चुकी थी, तो साम्राज्य का विस्तार हो रहा था उन लोगों का, वर्धन वंश का। तो देवभूति ने ग्रहवर्मन की हत्या करके उनकी बेटी राजश्री को कैद कर लिया। अब राज्यवर्धन इसका बदला लेने के लिए किसकी हत्या कर दिया, देवभूति का हत्या कर दिया। लेकिन देवभूति का दोस्त था शशांक, जो बंगाल में यानी कि गौड़ साम्राज्य में शासन करता था। तो उसने क्या किया, राज्यवर्धन को मार दिया, राज्यवर्धन को मार दिया। अब देखिए अब क्या होगा कि गद्दी पर बहुत जल्दबाजी में बैठाया गया किसको, हर्षवर्धन को बैठाया गया, क्योंकि अब यही बच गया है। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष का था, मात्र 16 वर्ष का था हर्षवर्धन। ये गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। जब ये गद्दी पर बैठा, इसने क्या किया कि इसने मार दिया शशांक को। किसको मार दिया भाई, शशांक को मार दिया। अब शशांक की कहानी यहां से समाप्त हो गई, मतलब पूरी दुश्मनी अब यहीं से समाप्त हो जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन मतलब किसने किसको मारा है। अब गद्दी पर बैठेगा हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन इसको मार करके अपनी बहन को छुड़ा लेता है, अपनी बहन को खोजता है। खोजने में सहायता करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, इनका गुरु था, हर्षवर्धन के गुरु थे, उनका नाम है दिवाकर। महर्षि दिवाकर कहा जाता है उनको, दिवाकर, दिवाकर मित्र नाम था। दिवाकर मित्र के सहायता से इसने अपनी बहन को प्राप्त कर लिया, और फिर उसके बाद अपनी बहन को कनौज की गद्दी पर बैठा दिया, कनौज की गद्दी पर, और दूसरी राजधानी बनाया कनौज को। तो एग्जाम में पूछ देता है कि वर्धन वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर। और दूसरी राजधानी कहाँ थी भाई, तो दूसरी राजधानी याद रखिएगा, दूसरी राजधानी वर्धन वंश की कनौज बन गई, कनौज। और कनौज के बाद ये पूरा उत्तर भारत का जो एरिया है, यहां से ये पूरा उत्तर भारत का एरिया, इन पर इन लोगों का शासन चलने लगा। अब फिर हम आगे देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में, हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए हर्षवर्धन इसके बाद क्या करता है। देखिए ये मान लीजिए हमारे इंडिया है। अब इसमें देखेंगे कि हर्षवर्धन का शासन कनौज से शुरू होकर के कहाँ, थानेश्वर से शुरू होकर के कहाँ पहुंच गया, कनौज तक पहुंच गया। मतलब इस पूरे उत्तर भारत में इन लोगों का शासन चलने लगा। उत्तर भारत में, पूरा उत्तर भारत में शासन चलने लगा हर्षवर्धन का। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने कश्मीर को भी जीतने का प्रयास किया। हर्षवर्धन ने कनौज को भी कश्मीर को भी जीतने का प्रयास किया इस एरिया में, लेकिन कश्मीर को ये जीत नहीं पाया, कश्मीर को नहीं जीत पाया। कश्मीर को छोड़ करके पूरा उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था भाई, तो ये वर्धन वंश का यानी कि हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। अब देखिए हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर इस एरिया में अभी भी एक पर्वत है, इस एरिया में, इसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल के बाद एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। एक नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा। और इसके नीचे में एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। अब यहाँ पर हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत की ओर आक्रमण करना चाहता था। यहाँ से ऊपर उत्तर भारत और यहाँ से नीचे दक्षिण भारत। विंध्याचल पर्वत के ऊपर में उत्तर भारत है और विंध्याचल पर्वत के नीचे क्या है, दक्षिण भारत है। तो ये यहाँ से चाहता था कि हम दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य को फैला दे। तो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था इस एरिया में कर्नाटक, इस एरिया में कर्नाटक वाले क्षेत्र में
कर्नाटक में बादामी का एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय भी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन इसने बहुत ही दिमाग लगा दिया। इसने क्या किया कि जैसे ही हर्षवर्धन की सेना आई, इन्होंने अपनी सेना से भी आक्रमण करवा दिया उसकी सेना पर। तो हर्षवर्धन की सेना बहुत थकी हुई थी। उसके बाद हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर 634 ईस्वी में 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया। किसने हरा दिया भाई? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी पता किस चीज से चलती है भाई? तो एक अभिलेख लिखवाया गया है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। अब एग्जाम में पूछ देता है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे था? कौन से शासक थे? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है भाई? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से है। इसी अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन किया गया है जो नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये रवि कृति के द्वारा लिखा गया है। एहोल अभिलेख रवि कृति की बुक है, उसी में ये बात बताया गया है, एहोल अभिलेख। अब देखिए, हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो था ना, मथुरा उस समय सूती वस्त्र का केंद्र बन गया। सूती वस्त्र का केंद्र। हर्षवर्धन के समय में मथुरा क्या बन गया भाई? सूती वस्त्र का केंद्र बन गया। और एक तरह से सूती वस्त्र की राजधानी भी बोल सकते हैं। उसके समय में पूछ देता है एग्जाम में कि उसके समय में, हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्र की राजधानी कौन बन गई थी? मथुरा बन गई थी। हर्षवर्धन के ही टाइम में चीनी यात्री था जिसका नाम था वेनसांग। वेनसांग भारत आया भाई। वेनसांग भारत आया। इसको याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग, ये भारत आया। वेनसांग भारत आया। भारत आया। अब एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि वेनसांग जब भारत आया था तो ये कब से कब तक रहा था? तो देखिए, वेनसांग रहा था 629 से लेकर के 629 से 645 ईस्वी तक। 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में ये मतलब पढ़ाई करने के लिए आया था। कुछ वहाँ के जितना भी डिटेल्स था उसको इकट्ठा करने के लिए आया था। तो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया था ये नालंदा विश्वविद्यालय में। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा फला फूला। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा फला फूला। अब एग्जाम में पूछ देता है कि हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई हो रही थी? तो बौद्ध धर्म की। कौन सी धर्म की भाई? बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म की पढ़ाई बहुत ज्यादा मतलब उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, आप जानते होंगे, इसमें हिनयान और महायान। तो महायान शाखा की पढ़ाई हो रही थी। कौन सी शाखा की? महायान शाखा की। महायान शाखा की पढ़ाई हो रही थी। इसका मतलब साफ साफ है कि हर्षवर्धन भी किसको फॉलो करता होगा? महायान शाखा को फॉलो करता होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की उस समय पढ़ाई हो रही थी। स्टडी करने के बाद वेनसांग ने एक पुस्तक लिखा है। हर्षवर्धन वेनसांग, उसका नाम है सीयूकी। वेनसांग की एक पुस्तक है, वेनसांग की पुस्तक सीयूकी, ये याद रखिएगा। वेनसांग के दरबार में आया था कौन? हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? वेनसांग आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयूकी लिखा था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से स्टडी करने के बाद ये बहुत सारी चीजों का संग्रह किया। नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय चांसलर थे शीलभद्र। कौन थे भाई? शीलभद्र। जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने महायान शाखा की पढ़ाई में चरमोत्कर्ष पर था, उस समय विश्वविद्यालय का चांसलर कौन था? तो चांसलर पूछेगा तो हम बता देंगे उस समय चांसलर कौन था? शीलभद्र थे। चलिए इतना ध्यान रखिएगा।
हर्षवर्धन हर 5वें साल पर प्रयाग में अपना दान देता था और एक सम्मेलन बुलाता था। वहां पर हर 5वें साल पर एक सम्मेलन बुलाता था। तो प्रयाग उसका एक मतलब धार्मिक केंद्र बन चुका था प्रत्येक 5वें वर्ष पर। हर्षवर्धन 5वें वर्ष पर प्रयाग में एक सम्मेलन बुलाया करता था और यहां पर दान भी दिया करता था। दान देता था हमेशा। हर्षवर्धन एक दानी शासक था, बहुत ज्यादा दान करता था ये। तो ये प्रयाग में दान करता था, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक दरबारी कवि रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में, उनका नाम था बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 किताब लिखा है। एक का नाम है कादम्बरी, एक पुस्तक का नाम है कादम्बरी, और एक का नाम क्या है भाई, हर्षचरित। तो ये तो वीवीआई है भाई, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों पुस्तक वीवीआई है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है। तो ये बाणभट्ट है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो हम सीधे बताएंगे वेनसांग आया था। वेनसांग की पुस्तक कौन सी है, सीयू की है। इतना बात ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो उसने अपने को शिलादित्य कहा था, शिलादित्य का उपाधि लिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की उपाधि क्या थी, या हर्षवर्धन अपने को क्या कहा, तो हर्षवर्धन अपने को शिलादित्य कहा था। हर्षवर्धन अपने को क्या कहा, शिलादित्य। तो एग्जाम में पूछ देता है भाई कि शिलादित्य किस शासक को कहा गया है, ये हर्षवर्धन को कहा गया है। हर्षवर्धन ने खुद 3 गो नाटक लिखा है। हर्षवर्धन ने खुद कितने नाटक लिखे हैं, 3। हर्षवर्धन के 3 गो नाटक है, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक का नाम है रत्नावली, एक का नाम है नागानंद, और ये तीसरा है प्रियदर्शिका। तो देखिए 3 पुस्तक आप याद रखेंगे हर्षवर्धन का, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के 3 पुस्तक कौन कौन सी है, ये नाटक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन के समय में जो कर चलता था, टैक्स, जो कर चलता था, एक कर का नाम था हिरण्यक कर था। हिरण्यक कर जो होता था ना, ये नगद कर होता था, नगद लिया जाता था। तो ऐसे पूछ सकता है कि शासकों का नाम दे देगा और टैक्स का भी नाम दे सकता है। हिरण्यक कर किसके समय में चलता था भाई, तो हर्षवर्धन के समय में। एक और कर चलता था, टैक्स चलता था, एक और टैक्स था जिसका नाम था बलि के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, किसी पुस्तक में जानकारी नहीं मिलती है। केवल ऐसा ही मिलता है कि ये किस चीज पे लगाया जाता था, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। बस ये जानकारी मिलता है कि बलि नाम का एक टैक्स चलता था हर्षवर्धन के समय में। एक और कर चलता था भूमि कर हर्षवर्धन के समय में चलता था, भूमि कर, जिसका नाम था भाग। क्या नाम था भाई, भाग। भूमि कर का नाम था भाग। ये जो भाग था ना, ये भूमि कर था, और ये 1/10 था, 1/10 लिया जाता था। तो हर्षवर्धन के समय में भूमि कर कितना लिया जाता था भाई, तो ये 1/10 लिया जाता था। तो इतना बात आप इन सब हर्षवर्धन के बारे में जरूर याद रखिएगा। हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, तो ये थानेश्वर थी। दूसरी राजधानी इसने किसको बनाया था, तो ये बनाया था कनौज को। हर्षवर्धन के टाइम में सूती वस्त्रों का केंद्र कौन बन गया था, तो ये बन गया था कौन, मथुरा बन गया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों की पढ़ाई में महायान शाखा में ये चरमोत्कर्ष पर था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, यानी कि चांसलर कौन थे उस समय, तो वो शिलभद्र थे। इतना बात आप याद रखिएगा हर्षवर्धन के बारे में। फिर ऐसे ही टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक ले बाय।